प्रीलिम्स विशेष की सीरीज में आज हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। फर्स्ट टॉपिक गोधन न्याय स्कीम से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों समेत छत्तीसगढ़ में खुले में पशुओं के चरने की परंपरा रही है, जो मवेशियों और फसलों दोनों को ही क्षति पहुंचाती है तथा शहरों की सड़कों पर आवारा जानवरों के चलते सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है। प्राय जानवरों से दूध निकालने के पश्चात उन्हें खुले में छोड़ दिया जाता है, जो अन्य विभिन्न समस्याओं का कारण बनता है। चलिए देखते हैं कि गोधन न्याय योजना क्या है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी और उससे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाएगी। इसके बाद प्राय वर्मी कंपोस्ट खाद को बाद में किसानों, वन विभाग, उद्यानिकी विभाग को प्रदान किया जाएगा। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना का प्रारंभ 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन होगा। विदित हो कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर खरीदेगा। चलिए देखते हैं कि गोधन न्याय योजना के लाभ क्या हैं। गोधन न्याय योजना से गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर में वृद्धि होगी तथा इस योजना से जैविक कृषि को प्रोत्साहन भी मिलेगा। साथ ही इससे न केवल सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रण किया जा सकेगा, बल्कि इससे जुड़े अन्य विभिन्न समस्याओं को भी कम किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक ई ब्लड सर्विस ऐप से रिलेटेड है। कोरोना वायरस महामारी के बीच जरूरतमंद लोगों को खून की कमी से बचाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की पहल के तहत ई ब्लड सर्विस ऐप का अनावरण किया है। चलिए देखते हैं कि इस ऐप से संबंधित मुख्य जानकारी क्या है। इस एप्लीकेशन को 2015 में प्रारंभ किया गया था। इस ऐप को डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडैक की ई रक्त कोष टीम द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से एक समय में 4 यूनिट रक्त की मांग की जा सकती है और ब्लड बैंक से ले जाने के लिए व्यक्ति का 12 घंटे तक इंतजार करेगा। आपको बता दें कि इस सुविधा से रक्त की मांग करने वाले के लिए रक्त प्राप्त करना आसान हो जाएगा और सेवा में पूर्ण पारदर्शिता और एकल खिड़की के उपयोग के अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। चलिए देखते हैं कि रेड क्रॉस सोसाइटी क्या है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक गैर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अवस्थित है। यह युद्ध में प्रभावित शरणार्थियों, नागरिकों तथा कैदियों का सहयोग करने के लिए बनाई गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 बार 1917, 1944 और 1963 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। विदित हो कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंडियन रेड सोसाइटी के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। भारत से सीमा पर तनाव एवं भारत की आपत्तियों के बावजूद एक चीनी कंपनी व पाकिस्तान और चीन की सरकार के बीच 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से झेलम नदी पर कोहलाम में 1124 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के अंतर्गत बीजिंग द्वारा 1124 मेगावाट का कोहला जल विद्युत परियोजना को स्थापित किया जा रहा है। चलिए देखते हैं कि कोहला जल विद्युत परियोजना क्या है। यह जल विद्युत परियोजना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहने वाली झेलम नदी के ऊपर बनाई जाएगी तथा इस परियोजना का उद्देश्य पाकिस्तान के लोगों को 5 अरब से ज्यादा साफ और कम लागत वाली बिजली की यूनिट उपलब्ध कराना है। यहाँ आपको बता दें कि सीपैक चीन के वन बेल्ट वन रोड परियोजना का एक हिस्सा है तथा सीपैक की लंबाई 3000 किलोमीटर है, जिसमें राजमार्ग, रेलवे और पाइपलाइन बिछाई जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया से रिलेटेड है। भारत के बाहर विश्व में पहला योग विश्वविद्यालय विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में खुला है।
जिसके पहले अध्यक्ष योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र होंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेविगेशन द न्यू नॉर्मल से रिलेटेड है। कोविड-19 से लड़ने के लिए उसके अनलॉक चरण में सुरक्षित व्यवहार, विशेषकर मास्क पहनने से संबंधित विषय में नीति आयोग द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें इन संस्थाओं की भागीदारी होगी। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहारगत परिवर्तन केंद्र, अशोक विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास मंत्रालय। टॉपिक नशा मुक्त भारत से रिलेटेड है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 का अनावरण किया है। एक्शन प्लान 272 सबसे प्रभावित जिलों के लिए प्रारंभ किया गया है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय राज्य मंत्री द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए लोगो और टैगलाइन भी जारी की गई है और साथ ही नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक जागरूकता वीडियो भी जारी किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रूप में कार्यशील है। यह नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने से जुड़ी सभी पहलुओं का समन्वय और निगरानी करता है। विदित हो कि प्रतिवर्ष 26 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 के लिए इस दिवस की थीम है बेहतर देखभाल के लिए बेहतर जानकारी। चलिए देखते हैं कि नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 क्या है। नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 में सर्वाधिक प्रभावित 272 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही नशा मुक्ति हेतु नारकोटिक्स ब्यूरो, सामाजिक न्याय द्वारा जागरूकता और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से उपचार के संयुक्त प्रयासों से इसके निदान हेतु प्रयास आरंभ किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा के सिरसा और अंबाला, राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, जम्मू कश्मीर के जम्मू और कठुआ में अमीर वर्ग अफीम और हीरोइन जैसे महंगे नशे के दलदल में फंसा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आसियान 36 समिट से रिलेटेड है। हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वर्ष 2020 के सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम कर रहा है, जिसके कारण वियतनामी प्रधानमंत्री गुएन जॉन फुच इस सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं कि आसियान के 36वें शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य जोर कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए पर है, क्योंकि इसके गंभीर दुष्प्रभाव के कारण सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया समेत आसियान की अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं गंभीर आर्थिक मंदी का सामना कर रही हैं। वियतनाम द्वारा शिखर वार्ता के पश्चात आसियान राष्ट्रों की ओर से प्रारूप विज्ञप्ति में कहा गया कि हम क्षेत्र में और विश्व पर कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण आई अभूतपूर्व चुनौतियों एवं इसकी कीमत समझते हैं। हम मानवीय और सामाजिक आर्थिक स्थिति पर कोविड-19 के कारण उत्पन्न चुनौतियों की कीमत भी समझते हैं और उन लक्षित नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है जो है विश्वास जगाए कि आसियान इस नाजुक संघर्ष में अग्रिम मोर्चे पर लोहा लेने के लिए तैयार है। इस सम्मेलन में उच्च प्राथमिकताओं के अंतर्गत आसियान कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका प्रयोग चिकित्सा आपूर्ति एवं सुरक्षात्मक उपकरणों की खरीद में सदस्य राष्ट्रों की मदद करना है। इस सम्मेलन में आसियान देशों के द्वारा चीन की क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध एकजुटता भी प्रदर्शित किया गया। चलिए देखते हैं कि आसियान क्या है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। आपको बता दें कि आसियान में महासचिव का पद सबसे बड़ा है। पारित प्रस्तावों को लागू करने का काम महासचिव का ही होता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है। 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आसियान को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक अर्बन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक टू कम अंडर RBI सुपरविजन से रिलेटेड है। केंद्र सरकार ने जमाकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी शहरी तथा राज्य सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की प्रत्यक्ष देखरेख में लाने का निर्णय किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के अध्यादेश को स्वीकृति दे दी है। चलिए देखते हैं कि इन बैंकों को पहले कैसे विनियमित किया जाता था। आज के समय में ये बैंक RBI तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार इन बैंकों के निगमन, पंजीकरण, प्रबंधन, लेखा परीक्षा, बोर्ड का निवर्तन और विघटन के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहीं दूसरी ओर RBI इन बैंकों के विनियामक की भूमिका निभाती है
तथा आरक्षित नकदी और पूंजी पर्याप्तता जैसे नियमों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है। आपको बता दें कि सहकारी बैंक राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होते हैं। वे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के दो कानूनों बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून अधिनियम 1955 के तहत विनियामक के दायरे में आते हैं। चलिए देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई। सरकार द्वारा यह निर्णय धोखाधड़ी और गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की कई घटनाओं के घटित होने के बाद लिया गया है, जिसमें पिछले वर्ष पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक में हुए बड़े घोटाले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट टॉपिक टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच से रिलेटेड है। हाल ही में उन्नत टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को नौसैनिक बेड़े में सम्मिलित कर लिया गया है। मारीच उन्नत टोरपीडो प्रणाली किसी भी टोरपीडे हमले को विफल करने में नौसेना की सहायता करेगा। चलिए देखते हैं कि मारीच क्या है। इस एंटी टोरपीडो डिकॉय सिस्टम मारीच का डिजाइन और विकास स्वदेशी डीआरडीओ प्रयोगशाला में किया गया है। टोरपीडो का पता लगाने और टोरपीडो हमलों को असफल बनाने के लिए यह एक अत्याधुनिक स्वदेशी प्रणाली है। टोरपीडो हमलों के विरुद्ध यह प्रणाली किसी भी नौसेना की रक्षा उपायों को लागू करने में सहयोग प्रदान करने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि इस प्रणाली का प्रयोग करके आने वाले टोरपीडो का पता लगाया जा सकता है, रास्ते से हटाया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है और उन्हें नष्ट भी किया जा सकता है। साथ ही दुश्मन की स्थिति का पता चलते ही मारीच का लॉन्च कर दिया जाता है, जिसके बाद यह लगातार अपनी स्थिति बदलते हुए रॉकेट लॉन्च करता रहता है। मारीच उन्नत टोरपीडो प्रणाली में कुल 10 रॉकेट लॉन्चर हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। आपको बता दें कि यह प्रणाली रक्षा क्षेत्र की निर्भरता के साथ मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत को दृढ़ता प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना 1954 में की गई और यह एक नवरत्न कंपनी भी है। टॉपिक स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड द्वारा विश्व स्तर पर महिलाओं की घटती संख्या के संदर्भ में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट जारी की गई है। चलिए रिपोर्ट से संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। हर वर्ष विश्व में 142 मिलियन लड़कियों की मृत्यु हो जाती है। रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार महिलाओं की मृत्यु की संख्या पिछले 50 वर्षों में दोगुनी हो गई है। इस रिपोर्ट में पक्षपातपूर्ण लिंग चयन के साथ साथ जन्म के समय लिंग अनुपात असंतुलन का अध्ययन करके महिलाओं की मृत्यु के कारणों की जांच की गई है। रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की मृत्यु दर 3% से कम है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लिंग परीक्षण के कारण कुल मृत लड़कियों की संख्या लगभग 2/3 है तथा जन्म के बाद की महिला मृत्यु दर लगभग 1/3 है। लैंगिक आधारित भेदभाव के कारण अर्थात जन्म से पूर्व लिंग चयन के कारण विश्व में हर वर्ष लगभग 12 से 15 लाख लड़कियों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें से 90 से 95% भारत और चीन में होती है। चलिए अब एक नज़र भारत की स्थिति पर डालते हैं। भारत में लिंग चयन के कारण 46 मिलियन लड़कियों की हर वर्ष मृत्यु हो रही है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2014 के एक अध्ययन को आधार बनाते हुए बताया गया है कि भारत में प्रति 1000 महिला पर 13.5 प्रति महिला की मृत्यु प्रसव पूर्व लिंग चयन के कारण होती है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में मृत्यु दर का अनुपात 9 लड़कियों पर 1 है, जो सर्वाधिक है। चलिए अब उन कारणों को जानते हैं जिससे महिलाओं की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार बल विवाह, लोगों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा तथा लिंग चयन के कारण इस तरह के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में किए गए एक विश्लेषण से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के कारण 6 महीने तक यदि सेवाएं और कार्यक्रम को बंद किया जाता है तो 13 मिलियन लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया जा सकता है। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हर वर्ष विश्व में लाखों लड़कियों को अपने समुदायों की उन प्रथाओं के अधीन किया जाता है जो उन्हें शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क को कोगैक्स 2020 पुरस्कार दिया गया है। भारत सरकार के माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में कोगैक्स 2020 पुरस्कार जीते हैं। आइए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। ये पुरस्कार माई गवर्नमेंट के तकनीकी भागीदार जियो हैप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा जीते गए हैं। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 श्रेणियों में, जिनमें प्रथम कोविड-19 के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी तथा द्वितीय पीपुल्स चॉइस कोविड-19 की श्रेणी में ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। चलिए अब कोगैक्स के बारे में कुछ बातें जानते हैं।
यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आयोजित किया जाने वाला विश्व के प्रमुख आयोजनों में से एक है। यह प्रतिवर्ष लंदन में आयोजित किया जाता है तथा इसमें 15,000 से प्रतिभागी भाग लेते हैं जो व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। कोगएक्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माई गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा नागरिक संबद्धता मंच है। यह एक सहभागी शासन का प्रमुख मंच तैयार करता है। चलिए कुछ बातें अब माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क के बारे में जानते हैं। यह सहभागी पार्टीज है, अर्थात कोरोना हेल्प डेस्क को कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में माई गवर्नमेंट जियो हैप्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड और व्हाट्सएप के सहयोग से विकसित किया गया है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित हेल्प डेस्क है जिसे 5 दिनों के रिकॉर्ड समय में विकसित किया गया है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क सार्वजनिक, निजी और सार्वजनिक भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप का आदर्श उदाहरण है। माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क द्विमार्गिक संवाद से संबंधित है। इसने कोविड-19 महामारी के संबंध में नवीनतम सूचना प्रदान करके 28 मिलियन से अधिक भारतीयों को लगातार मदद प्रदान की है। माई गवर्नमेंट नागरिकों और सरकार के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। इस उद्देश्य के साथ विकसित माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने कोविड-19 महामारी के दौरान वास्तव में लोगों तक पहुंच बनाने तथा संबद्धता स्थापित करने में मदद की है। नेक्स्ट टॉपिक एक्सीलेरेट विज्ञान योजना से संबंधित है। देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तीव्र करने और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने हेतु मानव संसाधन का निर्माण करने के उद्देश्य से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सांविधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्रों को रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं से संबंधित एक मंच प्रदान करना है। उल्लेखनीय है कि एक अंतर मंत्रालयी योजना के रूप में एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत यह मानते हुए की गई है कि अनुसंधान की गुणवत्ता उससे जुड़े प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं के विकास पर आधारित होती है। यह योजना अनुसंधान की संभावनाओं, परामर्श, प्रशिक्षण और व्यावहारिक कार्य प्रशिक्षण की पहचान करने की कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगी। इस योजना के 3 व्यापक लक्ष्यों में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का एकत्रीकरण, संसाधनों, सुविधाओं से दूर अनुसंधान, प्रशिक्षकों के लिए स्तरीय कार्यशालाओं की शुरुआत और अवसरों का सृजन करना शामिल है। गौरतलब है कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड जल्द ही इस कार्यक्रम से संबंधित एक ऐप भी शुरू करेगा। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर केंद्रित उच्च स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे आगामी 5 वर्षों में करीब 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD छात्रों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक G4 वायरस से संबंधित है। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस G4 की खोज की गई है जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। चलिए इससे संबंधित मुख्य बातें जानते हैं। इस G4 वायरस का पूरा नाम G4EA-H1N1 है। इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है। चीन में सूअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहां के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थाओं में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। यह निगरानी कार्यक्रम वर्ष 2011-18 के बीच चीन के 10 प्रांतों में सूअरों के 30,000 से अधिक स्वाब नमूनों को एकत्र करके शुरू किया गया था। इन नमूनों में से शोधकर्ताओं ने 179 स्वाइन फ्लू वायरस को अलग किया था, जिनमें से अधिकांश नए पहचाने गए G4 वायरस के थे। परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस जूनोटिक संक्रमण यानी पशुओं से मानव में उत्पन्न कर सकता है, किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण के कोई सबूत नहीं है। वैज्ञानिकों का मानना है कि नया G4 वायरस H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। टॉपिक कोआला से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया कि यदि ऑस्ट्रेलिया सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स राज्य से वर्ष 2050 तक कोआला की प्रजाति विलुप्त हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में कृषि, शहरी विकास, खनन एवं वानिकी के लिए भूमि समाशोधन, वन्य जीवों के लिए निवास स्थान के विखंडन एवं नुकसान का सबसे बड़ा कारक बनकर उभरा है।
साथ ही वर्ष 2020 की शुरुआत में लंबे समय तक सूखा बाढ़ भी वन्य जीवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ है, जो न्यू साउथ वेल्स में उनके आवास के 1/4 हिस्से को नष्ट कर चुका है। चलिए देखते हैं कि कोआला क्या है। कोआला एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है जो आमतौर पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करता है। इसे भालू भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद जन्म लेता है और इसके बाद लगभग 6 माह तक पेट के थैले में इसका विकास होता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसे IUCN के रेड डाटा की बुक के अंतर्गत सुवैध प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेजी से कमी आई है। नेक्स्ट टॉपिक जीलैंडिया से रिलेटेड है। हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने जीलैंडिया महाद्वीप का नया मानचित्र जारी किया। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। जीलैंडिया ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में 2 मिलियन वर्ग का एक महाद्वीप है जो आधुनिक न्यूजीलैंड के नीचे स्थित है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में विशाल जल निकाय के नीचे ठोस स्थल की खोज की थी, जिसे वर्ष 2017 में औपचारिक रूप से महाद्वीप का दर्जा दिया गया। यह पृथ्वी के क्रस्ट के डूबे हुए टुकड़े का एक समूह है जो लगभग 85 मिलियन वर्ष पहले प्राचीन गोंडवाना लैंड से अलग हो गया था। यहाँ याद रखने योग्य बात यह है कि नए मानचित्र में जीलैंडिया की बैथीमेट्री के साथ साथ इसके विवर्तनिकी इतिहास को भी दिखाया गया है, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ज्वालामुखी एवं विवर्तनिकी गति ने लाखों वर्षों में इस महाद्वीप को आकार दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 तक जीलैंडिया को सूक्ष्म महाद्वीप के रूप में वर्गीकृत किया गया था, किंतु इसकी सीमाओं के परिभाषित होने तथा 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के अवस्थित होने एवं समुद्र क्रस्ट के ऊपर निर्मित होने के कारण वर्ष 2017 में इसे महाद्वीप की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट टॉपिक उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ और संचालन किया। उल्लेखनीय है कि नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा समय एवं लागत के कम होने की उम्मीद जताई गई है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस एवं स्व घोषणा पर आधारित है। MSME का पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही MSME मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आधार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र के लिए बिना स्व घोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। उद्यमों के निवेश एवं टर्नओवर से संबंधित पैन एवं GST आधारित विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में एक QR कोड होता है, जिससे वेब पोर्टल पर उद्यम से संबंधित विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पंजीकरण के पुनः नवीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक गगनयान मिशन से रिलेटेड है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने 29 जून 2020 को बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण प्रभावित नहीं होगा। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं। गगनयान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अगस्त 2018 में की गई थी। इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा इस मिशन की लागत 1000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को 300 से 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा, जहां 3 से 7 क्रू सदस्य अंतरिक्ष में 3 से 7 दिन बिताएंगे। चलिए देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र क्या है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष मंत्री ने बताया कि इसरो की गतिविधियों में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र नामक एक नियामक संस्था की स्थापना की जानी है। आपको बता दें कि यह नियामक संस्था निजी कंपनियों को एक समान अवसर प्रदान करने एवं उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करेगी।